नमस्ते बच्चों। आज 12 बजते ही नहीं हूँ, 12 बज के 10 मिनट पे हूँ। थोड़ा सा लेट आ गया, कुछ गेस्ट आ गए थे बच्चों। ऑफिस के गेस्ट, घर के गेस्ट नहीं। घर के गेस्टों से तो मैं कितने दिनों से नहीं मिला, मुझे खुद नहीं पता। लेकिन ऑफिस के गेस्ट से मिलना पड़ता है। अगर आप कोई चीज़ संस्था चला रहे हो तो सब आपसे ही मिलना चाहते हैं। बहुत सारे लोग मिलने के लिए यहाँ भी हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें कुछ गेस्ट से मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो होते ही इतने स्पेशल हैं। इस वजह से भी टाइम देना पड़ता है। चलो तो लेट हो गया उनके थोड़े से आवाभगत में, है ना। बाकी क्लास में लेट होना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब तक देखा भी होगा आपने कि 12 बजे एग्जैक्ट हम क्लास में होते हैं। खैर छोड़िए, अब हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं और हमारी क्लास है हिंदी की। आज टोटल मिला के तो 5वीं क्लास है, लेकिन प्रशासनिक शब्दावली की चौथी क्लास है। पहली जो सबसे पहली क्लास थी, मैंने एक सेट दिखाया था आपको कि देखो 20 में से 10 प्रश्न केवल इस बात के लिए आ रहे हैं। वो एग्जैक्ट वो सेट था जो इस बार आया था। पहले सेट में सिर्फ वही सेट था। अब उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार 20 में से 10 प्रश्नों की, क्योंकि एक 5 का गद्यांश है और बाकी जो 5 वर्तनीय वाक्य शुद्धि बचा, उनमें बच्चों को कोई समस्या नहीं होनी। ये जो 10 प्रश्न हैं, इनमें से बच्चा 5 प्रश्न आराम से बना लेगा, 6 प्रश्न भी बना लेगा। लेकिन बच्चा पहुंचा तो 15-16 पे ही, अगर सब कुछ सही भी कराया तो एग्जाम में। लेकिन 20 में से 15-16 हिंदी में आना इस बात को तय करेगा कि आपका नंबर आना है नहीं आना। जो 20 में से 19 और 20 करेगा, वो 4 क्वेश्चन औरों से अबव होगा। और अगर वो 4 या 5 क्वेश्चन औरों से ऊपर है तो 8 से 10 नंबर औरों से ऊपर है। और एक एक नंबर, आधे आधे नंबर, 0.02 नंबर का खेल होता है एसएससीजीडी में कि आपको क्या मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा, कौन सी पोस्ट मिलेगी। तो हम उस सब को ध्यान में रखते हुए बच्चों इस सेट को मैं ले रहा हूं, और मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है कि मैं आपके हिंदी में फिर से 20 में से 20 का एक कॉन्फिडेंस आपको दे पाऊं। क्योंकि देखो बच्चों, गारंटी अगर कोई कहता है तो गारंटी तो कुछ भी नहीं होती, लेकिन कॉन्फिडेंस ही होता है असली खेल। अगर आप पेपर देने जा रहे हो इस कॉन्फिडेंस से कि मैं उसको फोड़ दूंगा, तो आप उसे फोड़ देंगे। अगर आप पेपर से पहले डरते हुए जा रहे हो, तो डर आप पर इतना हावी होगा कि जितना आप कर सकते थे, आप उतना भी नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। ये डर को निकालकर जब हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस भर लेते हैं, तो जितना मैं कर सकता था शायद उससे भी अच्छा करके आया हूं। इसी को कहते हैं अपना 100% देना। और जब आप तैयारी कर रहे होगे या तैयारी कर चुके होगे, ये कॉन्फिडेंस सिर्फ तब आ सकता है। बहुत सारे साथी बहुत सारे साथी ये कहते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं अंतिम दिन तक भी डरता हूं एग्जाम में जाने से पहले। और मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका सिलेक्शन इस बार होना है, तो आपको आपकी तैयारी के दौरान ही पता चल जाएगा। और अगर आपको तैयारी के दौरान अपने ऊपर डाउट लगने लगे, तो समझ जाना तैयारी उस दिशा में नहीं चल रही जो सिलेक्शन दिला सके। तो साथी, अपनी तैयारी पर कॉन्फिडेंस रखिए और समय से तैयारी करिए, अनुशासन से तैयारी करिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक दे, क्योंकि जितने भी सिलेक्टेड हैं उन सब ने वही किया है। और जो सिलेक्ट नहीं हुए, वो सब इनमें से कुछ भी नहीं कर पाए, इसलिए आज तक भी वो बेरोजगार हैं। तो अगर ये दाग मिटाना है, तो आप ध्यान लगाइए कि मुझे डिसिप्लिन से, अपने टाइम टेबल से पढ़ना है और कंटिन्यू पढ़ना है। मैं क्लास में एवरेज स्टूडेंट हूं, अगर मैं कंटिन्यू आ रहा हूं क्लास में, तो मैं टॉप में अपने आप आ जाऊंगा। ये ऑफलाइन क्लास की बात हो या ऑनलाइन क्लास की बात हो, यही होता है। लेकिन जब भी आप क्लास ब्रेक करते हैं, तो आपका नेक्स्ट क्लास में कॉन्फिडेंस आप खुद चेक करना। खुद आपको लगेगा यार कल तो ली नहीं थी, चलो ले लेता हूं। बहुत बार तो ऐसा होगा, अगर आपने क्लास बीच बीच में से ब्रेक करी, या आज 1-2 दिन क्लास नहीं ली, आपका आगे की क्लास देखने का मन ही नहीं करेगा। और वहीं से शुरुआत होती है पतन की। वहीं से शुरुआत होती है इस लो कॉन्फिडेंस की कि मेरा होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर आप रेगुलर क्लास लेते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, टाइम टेबल से अपनी पढ़ाई करते हैं, तो कैसे सिलेक्शन नहीं होगा भाई। सिलेक्टेड लोग क्या वहां से उतरते हैं ईश्वर के पास से, वो भी आप लोगों के बीच में से बनते हैं। और आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि इसको कुछ नहीं आता था, ये सेलेक्ट हो गया।
क्लास लेवल पे बहुत ही कमजोर स्टूडेंट था और ये सिलेक्शन ले गया। ये इसलिए ही होता है। चलिए छोड़िए, अब हम आगे बात कर लेते हैं। कंटिन्यू पढ़ाई में बहुत ताकत है। मैं बंगाली वाले बच्चों से क्षमा चाहता हूं, मैंने कल बोला था कि मैं आपको एक वीडियो बना के शॉर्ट्स बना करके जानकारी दूंगा कि आप आज से किताब ऑर्डर कर पाओगे, पर मैं कल नहीं बना पाया। सॉरी बच्चों, मैं आज वो पक्का बनाऊंगा, कल मेरे को समय नहीं मिल पाया, है ना। चलो, तो प्रशासनिक सुरक्षा, देखो बच्चों जो मैं पढ़ा रहा हूं ये मैं इस बेस पे कह रहा हूं कि 10 प्रश्न आएंगे, क्योंकि आप देखो लगभग हर शिफ्ट में। और हिंदी आप कहो कि सर जैसी पिछली बार आई है, इस बात की क्या गारंटी है कि इस बार भी ऐसी ही आएगी? ये डाउट भी तो हो सकता है ना आपको, कि जैसी पिछली बार आई है इस बात की क्या गारंटी है कि अगली बार भी ऐसी आएगी? आप 2021-22 से पहले हिंदी देखो, 3-4 साल वैसी हिंदी चली, फिर बीच में 4-5-6 साल ऐसी हिंदी चली, और अब जो अगले 4-5 साल 6 साल होंगे वो कम से कम ऐसी तो चलेगी ही। इसलिए हिंदी जो है, हिंदी ऐसा नहीं है कि वो हर साल अपना स्वरूप बदल लेगी। अब आप ये तो मान के ही चलो कि अगले 2-3-4 साल ऐसा तो होने ही जा रहा है जैसा इस बार हुआ था, और वो बता करके चेंज नहीं करते। इसलिए आप देखो, मैं खुद देख करके आऊं नोटिफिकेशन में, आप हिंदी का सिलेबस उठा के देखो, कुछ भी नहीं दे रखा। कह रहा है सामान्य बोलचाल की हिंदी पूछी जाएगी, और इसको सामान्य बोलचाल में ले दिया उसने, तो इसलिए इसका क्षेत्र वाइड कर दिया, और इसलिए इसका सिलेबस बदलता रहता है और हर बार बच्चों को झटका देता है जब भी बदलता है। उस साल तो ये डाउन रहेगा बच्चों का स्कोर, लेकिन अगले सालों में बच्चे इसको स्ट्रांग कर लेंगे। लेकिन इस बार स्ट्रांग करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये चीज पहले कभी किसी में नहीं आती थी। अब इनको जो पढ़ेगा, और जो बेहतरीन कंटेंट आप इसको पढ़ करके जाएंगे, जो मैं आपको प्रयास कर रहा हूं देने का, और इसलिए मैंने खुद को उतारा भी है कि मैं आपको एक कॉन्फिडेंस दे पाऊं। हिंदी मुश्किल नहीं है, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं थी। ठीक है, चलो तो हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि बाकी चीजों में मुझे नहीं लगता कि एक भी बच्चे को दिक्कत है। अब ये भी दिक्कत नहीं करे, ये कोशिश मेरी जारी है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त परिभाषिक शब्द अभियोजन गवाह के लिए होगा? अभियोजन गवाह। अब अभियोजन क्या है और गवाह क्या है? गवाह तो सब लोग जानते हैं कि देखो विटनेस है, सारे ऑप्शन में उसने बस अंग्रेजी पूछी है इसकी, विटनेस। भाई गवाह तो विटनेस ही होता है, इतनी अंग्रेजी तो आनी चाहिए आपको। अब अभियोजन, अभियोजन बच्चों कौन होता है बताओ? अभियोजन, अभियोजन वो होता है जो केस करता है, जो केस डालता है, जो शिकायत करता है, वो अभियोजन पक्ष है। और जिस पर केस डला है वो आरोपी पक्ष है, अपराधी पक्ष नहीं। अपराधी तब कहेंगे जब अदालत ने उसे अपराधी घोषित कर दिया, आरोप सिद्ध हो गया, तब वो अपराधी बन गया। लेकिन जब तक वो अभियोजन है, प्रोसिक्यूशन है जो शिकायत करता है, और जो शिकायत जिसके ऊपर हुई है वो आपका आरोपी होता है। ठीक है, एक्यूज्ड होता है, एक्यूज्ड अंग्रेजी में बोलते हैं उसको। देखो, अब बच्चों को क्या लगेगा? डिफेंस विटनेस। डिफेंस, भैया इस अभियोजन पक्ष जो शिकायत कर रहा है उसे डिफेंस की क्या जरूरत है? डिफेंस तो आरोपी पक्ष को करना पड़ेगा, तो यह आरोपी पक्ष के लिए डिफेंस विटनेस होता है, दूसरे के पक्ष। अभियोजन गवाह को, जो अभियोजन की तरफ से गवाही दे, जिसने शिकायत करी कि भाई इसने जी मर्डर करा। अब जज कहेगा क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने शिकायत करके आया हूं कि ये मर्डर करके आया जी, मेरे भाई का मर्डर इसने करा, मैं ये मान लो शिकायत करता हूं। तो फिर अब मेरे पक्ष में कोई गवाही देगा, तो मेरे पक्ष में जो गवाही देगा उसको अभियोजन पक्ष कहूंगा। तो ये तो डिफेंस है, तो बचाने वाले के लिए दे रहा है गवाही, तो ये तो नहीं हो सकता। आई विटनेस, जिसने वो देखा हो मर्डर होता हुआ, ये कोई भी हो सकता है। तो ये विटनेस जो होते हैं, आई विटनेस भी हो सकता है जिसने आंखों से देखा हो। अब दो ऑप्शन बच गए, या तो हॉस्टाइल विटनेस या प्रोसिक्यूशन विटनेस। तो ये तो साफ ही लग गया, अभियोजन है, जिस पर जिसने केस किया है उसको ही प्रोसिक्यूशन कहते हैं। और हॉस्टाइल, हॉस्टाइल विटनेस किसे कहते हैं बच्चों?
बच्चों ये किसी को पता है, इसको भी पता होना चाहिए आपको कि जो गवाही के लिए हम लेकर तो गए, लेकिन वहां जाके ये तो कह रहा हाँ जी मैं दूंगा पक्ष में गवाही, मैंने देखा मर्डर, अब धमकी आ गई सामने वाले की। ऐसे ही तो होता है रियल लाइफ में। भाई उसका तो करा ही एक और लग जाएगा, क्या हो गया, तेरा भी हो जाएगा। अब गवाह क्या करता है, इतने में पलट जाता है। पलटू गवाह, पलटू गवाह। अब पलट गया जो, मुकर गया जो मुकर जाए, जो पलट जाए वो हॉस्टाइल हो गया। गवाह हॉस्टाइल। भाई साहब तुम तो वकील बन जाओगे यार। अब तो कोई कहे कि हॉस्टाइल विटनेस है वो तो, यानी ये तो पलट गया, एकदम से समझ जाओगे। ओहो, देखो वकील बन रहे हो भाई साहब, जीडी की तैयारी कर रहे हो आप, कौन कहेगा अब आपको। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य का दबाव का सही तकनीकी शब्द है। साक्ष्य का दबाव, अब ये कब होता है, साक्ष्य यानी प्रूफ या एविडेंस। अब इसका दबाव, कभी कभी कोई साक्ष्य इतना मजबूत होता है कि उसको झुटलाया नहीं जा सकता। जैसे कोई साक्ष्य तो ये है कि भाई यार ये भी चश्मा लगाता है, एक चश्मा वहां पड़ा था, बाकी वो टूट गया फ्रेम व्रेम तो उसका, पर वहां चश्मे का शीशा मिला हमें, तो ये चश्मा लगाता है। तो फिर इस गवाही में ज्यादा दम नहीं है यार, वो तो कोई भी लगा सकता है चश्मा, है ना, इसको मिला ये वहां रहा होगा। तो वो हम कहेंगे ये साक्ष्य कोई, इसका ज्यादा वेटेज नहीं है इस साक्ष्य का, है ना। अब एक होता है कि भाई इस चाकू से मर्डर हुआ, चाकू वहां पड़ा था, चाकू पे फिंगरप्रिंट जांच हुआए, जो आरोपी पकड़ा है हमने उसके फिंगरप्रिंट जांचे, दोनों के मैच कर गए। इसको कहेंगे ये तो साक्ष्य का ये दबाव है, ये वेटेज वाला साक्ष्य है, ये तो मानना ही पड़ेगा। साक्ष्य कितना दमदार है, समझ में आ गई बात। तो वेटेज बोलते हैं उसको, वेट ऑफ एविडेंस, वेट ऑफ एविडेंस। एविडेंस का वजन, इसका मतलब निकलता है एविडेंस का वजन, वजन मतलब प्रेशर, दबाव, कि ये कितना दमदार एविडेंस है। समझ में आई दमदार की बात, क्लियर। एक्सटेंट ऑफ मटेरियल, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मटेरियल की बात हो रही है। स्ट्रेंथ ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड की स्ट्रेंथ की बात हो रही है, साक्ष्य का दबाव। वॉल्यूम ऑफ प्रूफ, बच्चा या तो ये लगा रहा होगा या ये लगा रहा होगा। वॉल्यूम मतलब प्रूफ का वॉल्यूम ये होता कितने सारे सबूत इकट्ठे कर दिए, तो साक्ष्य का दबाव नहीं है, वो बहुत सारे सबूत अगर होंगे वो वॉल्यूम ऑफ प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक, अब देखो हिंदी पढ़ रहे हैं हम बच्चों, हम हिंदी पढ़ रहे हैं या एलएलबी कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी हिंदी के उन प्रश्नों को नहीं ला रहा जिससे कुछ बीच में आ जाए, हिंदी के मुहावरे आ जाएं, विलोम शब्द आ जाएं, मुझे पता है उन्हें मेरा बच्चा कर ही लेगा, इनसे परेशान है वो तो, इसलिए मैं इनके पीछे पड़ा हुआ हूं। 10-12 वीडियो ऐसी तो दे दूं जिससे पुराने वाले सारे डर खत्म कर दूं और फिर एक्सपेक्टेड कुछ डाल दूं, ये मेरी कोशिश है बच्चों, ठीक है। और मुझे लग रहा है आपको मजा आ रहा है, मुश्किल नहीं लग रहा अगर आप समझते हैं तो। देखो मैं अब आज 20 में से आप स्कोर बताना, मैंने कल देखे आपके कमेंट्स यार, 20 में से जब मैंने कमेंट्स पढ़े बाद में ऑफलाइन वीडियो में, बच्चे 17 करने लगे, 18 करने लगे, 19 करने लगे, मुझे लगा यार तो हिंदी वाला ही कमाल होने लगा। ऐसे ही कॉन्फिडेंस आता है। अब तक क्या था, हम इन सवालों से डर रहे थे, भाग रहे थे, टाइम ही नहीं दोगे उनको तो कैसे होगा सवाल, बताओ आप। चलो, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त हिंदी की परिभाषिक शब्द, यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ये जो ऑफेंडर है ना बच्चों, इसको ही हम अपराधी बोलते हैं, अपराधी भी बोल देते हैं। जब आरोप सिद्ध हो गया हो उसको ऑफेंडर बोलेंगे, अपराध करने वाला, ऑफेंड जो अपराध हो, ऑफेंडर अपराध करने वाला, तो ऑफेंडर समझ गए। अब बात है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो के लिए कौन सा, मतलब ये हिंदी ही तो पूछ रहा है इसकी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की हिंदी बता दो। फरार अभियुक्त नहीं, एबस्कॉन्डेड, एबस्कॉन्डेड, ये फरार, अभियुक्त, अभियुक्त, अभियुक्त कहेंगे एक्यूज्ड,
आरोपी, अभियुक्त है एक्यूज्ड, ठीक है। आदतन अपराधी, आदतन हैबिचुअल, हैबिचुअल, ये हैबिचुअल अपराधी है तो ऑफेंडर, ठीक है। नेक्स्ट घोषित, घोषित डिक्लेयर्ड, अब ये प्रोक्लेम्ड, क्लेम्ड भी, घोषित को कहते हैं क्लेम कर ली कोई चीज, घोषणा कर दी, तो ये प्रोक्लेम्ड, ये घोषित, ये सस्पिशियस है, संदिग्ध है, तो हम यहां कहेंगे सस्पिशियस, सस्पिशियस। और आरोपी है तो एक्यूज्ड। और अगर घोषित अपराधी की बात करूंगा तो ये आपका उत्तर है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अब याद रहेगा आपको, क्लेम किया हुआ ऑफेंडर, क्लेम मतलब क्लेम्ड, क्लेम मतलब एक प्रकार से घोषणा करनी, अधिकार जताना, घोषित प्रोक्लेम्ड, तो पहले से ही क्लेम किया हुआ अर्थात घोषणा की हुई अपराधी, ठीक है, क्लियर। चलो, तो इसका मतलब हमें अंदाजा लगाना है। देखो सबके लिए नए थे, फिर भी 50% बच्चों ने इस उत्तर को ढूंढ निकाला क्योंकि उन्होंने गौर से पढ़ा। तो आपको बात यह है कि गौर से पढ़नी है अगर नया सवाल आता है तो। नेक्स्ट, अदालती सम्मन का उपयुक्त अंग्रेजी परिभाषिक शब्द, अदालती सम्मन, अदालत से सम्मन आया तो उसके लिए क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, यह 100% का उत्तर आना चाहिए। यार अदालती सम्मन क्या होता है, क्या वारंट बोलेंगे? अरे वारंट तो गिरफ्तारी के लिए आता है कि उसको लेकर के आओ, गिरफ्तारी का सम्मन हो गया एक प्रकार से वारंट, ठीक है। अदालती सम्मन, नॉर्मल सम्मन, नोटिस नहीं, नोटिस तो नॉर्मल भी पुलिस वाला भी दे जाएगा, अदालत का नोटिस नहीं होता वो, अदालत के कागज को नोटिस नहीं बोलते अगर बुलावा पत्र आया है तो डिक्री नहीं, तो अदालती सम्मन समन्स कहलाते हैं। उसकी अंग्रेजी एस भी लगती है, समन वर्ड ही नहीं है, समन्स वर्ड है। देखो नोटिस नहीं बच्चों, नोटिस अदालत की भाषा में कुछ नहीं होता, ये पुलिस वुलिस की आम बोलचाल भाषा में हो सकता है कि नोटिस दे दिया, सरकारी कार्यालयों में नोटिस चलता है, लेकिन अदालत का नोटिस अगर वो बुलावा पत्र है तो वो सम्मन है, सम्मन। आपको इतना आसान कैसे दे देगा वो? तुम्हें यूं ना पता चल रही कि समन और समन की अंग्रेजी ना पढ़नी आती हो किसी है, इसलिए दे दिया उसने इतना आसान। ऐसे भी तो बालक हों, तो इसलिए दिमाग मत लगाया करो ज्यादा, कभी कभी दिमाग लगाने से आपका दिमाग खराब हो जाएगा और उत्तर गलत हो जाएगा, तो इसलिए कभी कभी कम लगाने की जरूरत हो और तुम ज्यादा लगा जाओ, वहीं ये दिक्कत होती है। कई बार एग्जाम में नहीं होता, इसको लगाऊं या इसको, ज्यादा सोच के इसलिए डाउट हो गया, और नहीं तो यार पहले अच्छा खासा ऐसा लगा रहा था, पता नहीं मैंने क्यों सोच लिया। ऐसा करते हो ना घर पे आके कई बार, तो यही होता है। सुरक्षा जांच बिंदु का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुरक्षा जांच बिंदु, अब आप खुद देखो, सुरक्षा, सिक्योरिटी चेक पॉइंट, सिक्योरिटी चेक पॉइंट बनाते हैं ना जगह जगह पुलिस वाले, तो उसका मतलब क्या है? कई बार इसकी अंग्रेजी पूछ ले तो सिक्योरिटी बन गया, चेक बन गया जांच, और पॉइंट। ऐसे हिंदी से अंग्रेजी बनाना भी सीखा करो थोड़ी सी, इनकी पूछता है। और ये देखो 96% न दिया, अब भी 4% युगांडा वाले ये यहां भी आ गए यूपी पुलिस के पेपर से। अरे तुम यूं ही भागते रहोगे यार, कभी तो 100% आ जाओ। अंदर आने वालों की गहन जांच करना, और कोई तो ढूंढ के दिखा दो ना इसमें। भैया क्वेश्चन को ऑप्शन आसान बनाता है, और ये जो ऑप्शन है ना, ये किसी भी दिन के हैं क्या? चलो नेक्स्ट, जिनको युगांडा वाले इसलिए कहता हूं बच्चों कि उनको हिंदी समझ में नहीं आती। बताओ, ये हिंदी इतनी आसान आसान ऑप्शन दे रखे कि मुझे लगाओ, ऑप्शन उछल उछल के कह रहा है कि मैं हूं उत्तर, तब भी आप नहीं लगा रहे, तो फिर तो आप समझ नहीं रहे ना मैं जो बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं भाई, मैं तो हिंदी में बोल रहा हूं, हिंदुस्तान से होगे तो सही कर ही दोगे यार। अनधिकृत प्रवेश को किस श्रेणी में रखा जाता है? अनधिकृत प्रवेश, तो जिसमें देखो
अनधिकृत किसको कहते हैं, खुद सोचो, जिसमें अधिकार ना हो, अन अधिकार। तो बिना अधिकार के आप प्रवेश कर रहे हो, यानी आप तो घुस रहे हो जबरदस्ती। अधिकार होता है, इनविटेशन कार्ड है जी हम पे, इसलिए हम आपके टेंट में आ रहे हैं रोटी खाने, शादियों में खाना खाने आए हैं क्योंकि इनविटेशन कार्ड दिया। और बिना इनविटेशन के कार्ड गेट पे गार्ड रोकने लगे, ना जी मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा। अनाधिकृत प्रवेश, ये तो आम बोलचाल में हो गई। अब पुलिस की सिक्योरिटी, अब वीआईपी खड़ा है कोई, और तुम जबरदस्ती न्यूज सिर घुसा के उनकी टांगों के बीच में से निकलने लगो, वो भी अनधिकृत प्रवेश है। तो तब आप इसको बताओ किस श्रेणी में रखा जाएगा? क्या यह आम व्यवहार है? क्या यह नैतिक गलती है? मॉरल, मॉरल का क्या मतलब? सुरक्षा उल्लंघन सलाह। तो बताओ इसमें भी 81%, 11% तो नैतिक गलती बता रहे हैं इसको। भैया अनधिकृत प्रवेश कर रहे हो, वो ऐसा भी प्रवेश हो सकता है कि आपको गोली मार दें, शूट कर दें, इतना बड़ा अपराध भी हो सकता है। नैतिक गलती में कोई नहीं माफ कर देगा, नैतिक में तो। ये बिना अधिकृत प्रवेश, आप किसी के खजाने में ही घुस गए जबरदस्ती, जहां सिक्योरिटी चेक लगा रखा है, आप ताला तोड़ के जा रहे हो, वो भी तो अनधिकृत प्रवेश है, आप नैतिक गलती मान रहे हो। किसी के ताले वाले ने तोड़ के जाओगे तो वो सब आता है अनधिकृत प्रवेश में। तो प्रवेश को आप नॉर्मली क्यों मान रहे हो जी, हम उसके घर में चले गए बस हालचाल पूछने, ऐसा भी तो हो सके? नहीं नहीं, अनधिकृत प्रवेश बिल्कुल वो लेना है कि जो बहुत ही खतरनाक वाला हो। आपको तो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन को देखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जब एक अपराध की जांच कोई विभाग मिलकर करते हैं तो वह क्या कहलाता है? कोई एक अपराध की जांच कई विभाग मिलकर करते हैं, एक विभाग नहीं, कई सारे विभाग मिलकर के एक अपराध की जांच करने लग जाएं तो यह संयुक्त कार्य कहलाएगा, समन्वित जांच कहलाएगी। समन्वित को अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेशन इंक्वायरी, कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन हम बोलते हैं कई बार कि जब बच्चे, यार कोऑर्डिनेट करो थोड़ा सा आपस में, भाई कोऑर्डिनेट करो। तो ये संयुक्त कार्य क्या है भैया? वो तो जांच कह रहा, कार्य कहां, काम तो कुछ भी हो सकता है। तो ये तो आसानी से तैनाती, सतर्कता, तो ये सर्वेलेंस और ये तो सब होंगे नहीं, ये अपॉइंटेड, अपॉइंटमेंट बोलेंगे इसको, अपॉइंटेड तैनाती। तो ये समन्वित जांच है, तो ये तो बकवास ऑप्शन है। इसमें थोड़े बहुत बच्चे, 14% बच्चे कंफ्यूज हो गए। बताओ यार, थोड़ा सोचो, ये काम आम काम नहीं है। संयुक्त कार्य तो ये भी है कि भाई हमारी भैंस बांध दी 4 लोगों ने, खुल गई थी, उसको 4 घेर के लाए, फिर बांधी सबने मिलके। तो ये एक अपराध की जांच की बात हो रही है, पुलिस करेगी, अधिकारी करेंगे। तो फिर इसको ऐसा काम मत दो यार, ये काम नहीं है, वो ड्यूटी है। और जब ड्यूटी होगी तो वो जांच के दायरे में आएगी, काम नहीं होगा। आप बच्चों, जब आप ड्यूटी जाओगे ना, जब आप वर्दी वाली जॉब करते हो और देश के काम आते हो ना, तो आप, एक मास्टर ड्यूटी जाता है, एक टीचर ड्यूटी जाता है। टीचर पढ़ाने जाता है, कहां गए हैं जी? पढ़ाने गए हैं। पापा कहां गए हैं? पढ़ाने गए हैं। और ऑफिस वाले के पापा कहां गए हैं जी? ऑफिस गए हैं, काम पे गए हैं। लेकिन जब कोई वर्दी वाला अपनी नौकरी पे जाता है ना, तो कोई नहीं बोलता ऑफिस गए हैं या उस काम को गए हैं, ड्यूटी गए हैं। तो आप ड्यूटी वाले हो। अगर वर्दी है तो वो ड्यूटी है, और ड्यूटी सबसे बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो आप ड्यूटी पर हो, आम काम नहीं है आपका। कभी यूं सोच रहे हो, पहरेदारी किस उद्देश्य से की जाती है? पहरेदारी खरीदारी की करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए पहरेदारी होता है, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, गीत गाने के लिए पहरेदारी। अब ये भी 97 ही, कमाल करते हो यार, कहां कहां से आते हो तुम लोग। केवल यार, मैं तो सोच रहा था 100% आएगा उत्तर, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी लगा रहे हैं 2%। तो पहरेदारी, जासूस छोड़े हुए हैं ना तुम्हारे पापा ने तुम्हारे पीछे पढ़ाने के लिए, पहरेदार छोड़ रखे ना तुम्हारे पीछे। ये 2% वालों मान जाओ। संदिग्ध वस्तु क्या होती है? सस्पिशियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। जहां संदिग्ध की बात होगी, जो सस्पेक्टेड चीज है, सस्पिशियस चीज है, सस्पेंस में वो चीज, तो उसको कहेंगे संदिग्ध।
पुलिस की भाषा में, कोर्ट की भाषा में संदिग्ध की अंग्रेजी भी आपसे पूछ सकता है, तो सस्पिशियस, सस्पेक्टेड, कुछ भी इसमें कह सकते, दोनों एक ही चीज से बनी है। और ये वस्तु, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या होती है? ज्ञात वस्तु होती है, साफ वस्तु होती है, नियमित वस्तु होती है, जो अजीब और असामान्य लगे। सबका उत्तर ठीक है, पर दिखाना यार और कौन से उत्तर दे रहे हैं। 7% लोग नियमित वस्तु को कहते हैं। नियमित वस्तु है कि आम बात, मेरा फोन यहां पड़ा है तो नियमित वस्तु है, पड़ा ही रहता है। कभी किसी का पेन पड़ा है, कभी किसी का जूता इधर पड़ा है, कभी जुर्राब उधर पड़ी है, तो ये तो यार, ये तो नियमित तो वो हैं, ये तो पड़ी रहेंगी, नॉर्मल चीजें हैं। कब अजीब और असामान्य लगेगी तब हम कहेंगे यार ये संदिग्ध है, कि यहां ये चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई बैग रखा है और बिल्कुल ऐसे कलर का जो हमारे घर में कोई कभी लाया नहीं वैसा, और एक कोने में रखा है, और उस बहुत बड़ा सा है यार, तो हम देखेंगे यार ये तो छेड़ने लायक नहीं है, उसको कहेंगे सस्पिशियस वस्तु, कि यार ये हमारा बैग नहीं है, ये यहां कैसे है। कहते नहीं है मेट्रो में आप अपनी सीट के आसपास देखें, कोई ऐसा सामान तो नहीं लग रहा आपको, कोई संदिग्ध वस्तु मिले तुरंत पुलिस को कॉल करें, वो है ये, अजीब और असामान्य लगे। समझ में आई बात? अब बताओ फिर कैसे ढूंढोगे पुलिस की वर्दी में भी असामान्य चीजों को आप? सस्पिशियस कुछ लगेगा ही नहीं आपको, आप तो फोन को भी कह दो सस्पिशियस है। आज्ञा उल्लंघन करने पर क्या होता है? हाँ, फोन भी सस्पिशियस हो सकता है अगर वो आपका ना हो, आपके घर में पड़ा और आप में से किसी का भी नहीं है, तो वो सस्पिशियस है। और ऐसा फोन मान लीजिए आपको मेट्रो वेट्रो में दिख जाए, ये फोन ही अलग तरह का, इतना लंबा चौड़ा फोन है, भाई साहब ये क्या है, तो वो भी सस्पिशियस लगने लगेगा, तो उसको ही असामान्य कह देंगे, है ना। आज्ञा उल्लंघन की बात कर रहे हैं अब। आज्ञा उल्लंघन करने पर क्या होता है? सम्मान मिलता है, सम्मान मिलेगा, किसी का कहना नहीं मानोगे तो अवकाश मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, ये तीनों बकवास ऑप्शन नहीं है। अनुशासनात्मक कार्यवाही होती है, डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा आपके ऊपर। डिसिप्लिन कहते हैं अनुशासक उनको, अनुशासनात्मक, डिसिप्लिनरी एक्शन होती है, कार्यवाही, एक्शन आपके खिलाफ जाएगा वो एक्शन कि अनुसार। अब आज्ञा उल्लंघन क्या है? आज्ञा यह है कि आपकी दाढ़ी रोज बननी चाहिए और आप दाढ़ी बढ़ा के पहुंच गए फोर्स में, तो यह आज्ञा उल्लंघन, ये एक्शन तब होगा आपके खिलाफ। ये क्या होगा कि आप ग्राउंड के 10 चक्कर मारो और वजन लेके मारो, अब ऐसे उठाकर भाग रहे हैं जी चारों तरफ, ठीक है। अब यह कि आपने सैम मानेकशॉ वाली वो देखी होगी आपने एक मूवी, कि भाई वो कहता है कि अच्छा ऐसा ही कोई लेट आया होगा कहीं से बेचारा, उसको इतनी बड़ी गलती नहीं लगी, वो क्या, उसके अधिकारी ने बोला अच्छा अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी, सल्यूट मार, पेड़ को सल्यूट मार, कितनी बार? एक, इसको मार 5000 बार सल्यूट मारना पेड़ को। अब बेचारा लगा हुआ है पूरी दोपहरी, सजा दे दी। अब सैम मानेकशॉ साहब आए, उन्होंने देखा यार ऐसी सजा तो नहीं देनी चाहिए। किसने दी? उन्होंने पता करा कि हाँ जी ऑफिसर क्या हुआ? उन्होंने बोला जी ऐसे ऐसे, और मैंने ऐसी सजा दी है उनको। जो भाई सल्यूट अकेले नहीं मारा जाता, सल्यूट साथ में लिया जाता है। उनको बोला कि वो सल्यूट दे रहा है तो सल्यूट ले हो जाके, जैसे कोई सल्यूट वो यूं करे तो लेना उनको भी पड़ गया साथ में। तो अगर वो 5000 बार मारेंगे तो 5000 बार वो लेंगे, तो दोनों की सजा हो गई। तो कुल मिला के उनके खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन ले दिया। यार ऐसा ऐसा काम थोड़ी करोगे, ऑफिसर के वो भी रख दी, भाई तुम्हारा जो ऑर्डर दिया है वो रहेगा ऐसे ही। तभी तो भाई सैम मानेकशॉ थे वो, है ना। कितना बढ़िया दिखाया यार उसमें, और ये सच्ची घटना है, ये ऐसा नहीं है, ये वहां से आते हैं फिल्मों में यार, कि रियल घटना से चीजें निकल के। ड्यूटी पूरी करें का अर्थ क्या है? ड्यूटी पूरी करें का अर्थ क्या है? काम छोड़ दें, नियम तोड़ें, अपने कार्य को पूरा करें, किसी और को सौंप दें। बताओ, ड्यूटी पूरी करें, काम छोड़ दें, नियम तोड़ें, अपने कार्य को पूरा करें, एक ही ऑप्शन है, कुछ और लग रहा है क्या? 98, चलो कुछ तो इज्जत रखी आपने। अभी थोड़ी देर में 97 पे आ जाओगे, फिर 6 पे आ जाओगे, ज्यादा बढ़ाया तो। सुरक्षा पास दिखाइए क्यों कहा जाता है? सुरक्षा पास, सिक्योरिटी पास
क्यों मांगा जाता है आपसे? सिक्योरिटी पास क्या होता है बच्चों, कि जब आप किसी मंत्रालय में लग जाते हैं या आप ड्यूटी पर लग जाते हैं और आप वर्दी में नहीं हैं, तो एक आई कार्ड आपको दे दिया जाता है कि आप एक सेंसिटिव एरिया में जा रहे हो जहां बहुत सारी फोर्सेज हैं, आप उनमें शामिल होने जा रहे हो, हम आपको नहीं जानते, तो प्लीज एक बार दिखा दीजिए कि हमने कोई आई कार्ड दिया होगा। तो वो सुरक्षा पास है। या 26 जनवरी की परेड देखने जा रहे हैं लोग, वहां पर भी सुरक्षा पास बनते हैं, तभी आपको शामिल होने देंगे कि वहां आपको मालूम है प्रधानमंत्री भी है, कोई गेस्ट भी है दूसरे देश से आया हो, कुछ गड़बड़ ना कर दे, तो इसलिए सिक्योरिटी पास बनाया जाता है। तो सिक्योरिटी पास दिखाइए, क्यों कहा जाता है? आराम देने के लिए, सबको बुलाने के लिए, यात्रा की तारीख बताने के लिए। देखो उत्तर तो आपने सही लगा दिया, पर इसका मतलब भी समझ में आना चाहिए, वो समझाया है मैंने, है ना। अनुमति प्रमाणित करने के लिए, परमिशन ग्रांट करने के लिए, परमिशन जब भी लगती है तो उसको प्रमाणित या सर्टिफाई करने के लिए, है ना। अनुमति दी गई है नहीं दी गई है, तो पास होगा तो दे दी है, वो अनुमति ही तो होती है बच्चों, लिखित अनुमति होती है वो। नेक्स्ट, संचार विफलता से क्या खतरा उत्पन्न हो सकता है? संचार में विफलता हो गई, एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि जैसे वायरलेस सेट है, वो भी संचार से चलता है। अब पूरा सिक्योरिटी का सिस्टम लगा हुआ है, ये है वो है ये है जी, वीआईपी साहब आ रहे हैं, अब वो अचानक से बंद हो गए सारे, संचार विफलता होगी, सारे बंद, तो क्या खतरा उत्पन्न होगा? मौन हो जाएंगे सब, चुप तो हो ही जाएंगे खैर, पर इस वजह से थोड़ी है, मजा आएगा सबको, संगीत में बाधा पड़ेगी। तो ऑप्शन तो एक ही है बच्चों, भ्रम और सुरक्षा चूक हो सकती है। ये भ्रम क्या है? भ्रम ये भी भ्रम ये हो गया ना कि कोई बोल ही नहीं रहा, इसका मतलब ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आ रहे, सब सही चल रहा है, ये भ्रम है। सबको थोड़ी पता खराब हो गए, अब जो बोल रहा है उसे पता किसी पे आवाज नहीं जा रही, तो वो मान लेगा खराब है, बाकी सब तो कह रहे हैं कोई मैसेज नहीं आ रहा सेट पे, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, तो वो भ्रम है। और इसी को सुरक्षा चूक भी तो कहेंगे कि यार तुम्हारा सेट ही खराब हो गए, सोचो इतना बड़ा वीआईपी सामने था, तो सुरक्षा चूक है। संचार, संचार बच्चों ये है कि जैसे बिना तार के कम्युनिकेशन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कम्युनिकेशन, है ना। जैसे फोन से आप कम्युनिकेशन करते हो, तो ये भी संचार के माध्यम से ही हो रहा है कम्युनिकेशन, बातचीत जो हो रही है ये संचार है। टेली कम्युनिकेशन बोलते हैं ना, टेलीफोन पर बातचीत, टेलीफोन पर संचार, वो संचार के माध्यम से हो रहा है, जो आपको दिखाई नहीं दे रही तरंगे चल रही हैं, वो संचारित है। रेडियो तरंगे यूज होती हैं उनमें, वायरलेस सेट में। और कोई चीज तार से चले तो वहां संचार नहीं है, वो तार है। क्लियर? प्रत्युत्तर रणनीति, प्रत्युत्तर, अब ये प्रत्युत्तर क्या है कि किसी चीज के उत्तर में, आंसर में, कि कोई जैसे प्रत्युत्तर कार्यवाही करो, बंदूक चली उधर से बॉर्डर पार से, प्रत्युत्तर कार्यवाही करो, मतलब इधर से भी जवाबी कार्यवाही करो। वही प्रत्युत्तर रणनीति किससे संबंधित? शिक्षा व्यवस्था से, छुट्टी योजना से, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए। रणनीति भैया शिक्षा व्यवस्था से नहीं हो सकती, छुट्टी योजना से नहीं हो सकती, मौसम के, रणनीति तो युद्धों में बनती है, आपातकालीन स्थिति में बन सकती है, और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता यहां। तो कई बार ऑप्शन से बड़ा क्लियर हो जाएगा। कोई ये कहे, कितना भी बड़ा कोई विद्वान है, बताओ प्रत्युत्तर रणनीति किससे संबंधित है? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कोई कुछ भी बता सकता है, युद्ध में अलग अलग चीजें बता सकता है, एग्जैक्ट इसको बताएगा कोई भी नहीं बता सकता, ऑप्शन देखने ही पड़ेंगे सबको। इसलिए इन सवालों को पढ़ाया नहीं जा सकता बिना ऑप्शन के। समझ में आई आपको बात? तो ये ऑप्शन से ही कराने पड़ेंगे, वरना आप कहो सर थ्योरी पढ़ाओ इसकी, तो थ्योरी पढ़ाना संभव नहीं है। बस इतना होगा कि प्रत्युत्तर रणनीति, इसके आगे लिख दूंगा एक और शब्द, फिर ये लिख दूंगा, जैसे विलोम शब्द पढ़ाता हूं, जैसे कोई भी मुहावरे पढ़ाएगा वैसे पढ़ाए जाएंगे। समझ में आई बात आपको? ये शब्दों के अर्थ हैं, बेसिकली वो अलग अलग हो सकते हैं, है ना। केंद्रीय निगरानी प्रणाली किसे कहा जाता है? अब केंद्रीय निगरानी प्रणाली क्या है? अब यहां पर अगर हम देखते हैं, केंद्रीय यानी कोई सेंट्रल में एक सिस्टम बना दिया जाता है, एक प्रोसेस बना दिया जाता है पूरा सेंट्रल। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक नेटवर्क का
प्रोसेस बनता है यहां भी। जैसे हम इतने स्टूडियोज चला रहे हैं, सर्वर यूज हो रहा है, आप लोग देख रहे हो, एप्लीकेशन पे स्पेशली वो बनाना पड़ेगा, या यहां पर सारे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चल रही हो, तो वो पूरा नेटवर्क एक जगह से मैनेज हो रहा हो, तो उसको हम कह देते हैं केंद्रीय निगरानी प्रणाली। एक सिस्टम बना दिया कि भैया सीसीटीवी तो हर जगह लगे हुए हैं, पर सीसीटीवी न्यू थोड़ी दिखाएगा क्या चल रहा है इसमें, वो रिकॉर्ड करके कहीं भेज रहा है। तो वो जहां पर एक रूम में सेट कर दिया, सेटअप कर दिया, उसी को कहते हैं यहां से चल रहा है पूरा सिस्टम। तो केंद्रीय निगरानी प्रणाली ये बनाना ही पड़ता है हर जगह। तो किसे कहा जाता है, तो केंद्रीय मतलब उसका सेंटर बना दिया हमने। तो कंप्यूटर प्रोग्राम हो गया वह प्रणाली जहां से पूरे नेटवर्क की निगरानी की जाती है। अगर आप इसका मतलब समझ गए भैया, केंद्रीय, केंद्रीय केंद्र कहते हैं बीच में को, यहां की चीज, 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 सबकी यहां हो गई, ये है मतलब। बाकी आपने उत्तर तो लगा ही दिया होगा क्योंकि ऑप्शन इतना आसान था, पर मतलब समझ लिया तो जरूरी नहीं है कि ये ऑप्शन मिले, कुछ और मिल जाए। अब मतलब समझ गए तो समझ गए आप कि हाँ भैया कि सारे जो है चीजों का एक जगह सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट। जब कोई अभियुक्त अपने अपराध को दबाने के लिए झूठी कहानी बनाता है, ऐसे भी होता है ना, पुलिस में जाकर के कुछ और ही कहानी सुना रहा है जी, ऐसा नहीं। ऐसे आजकल तो यूट्यूब पे भी हो रहा है ऐसा ही, कि कोई बात कुछ और होती है, कहानी कोई और आपको सुना देता है, आप इमोशनल हो जाते हो और आप कहते हो भाई साहब गलत किया उसने, गलत किया, कहानी तो सुनाते हैं सब लोग। इसके अलावा भाई आप यूट्यूब बहुत झूठी दुनिया है ना, यहां आपको सच्चे भी ऐसे ही लगते हैं और झूठे भी ऐसे ही लगते हैं कि सब सच बोल रहा है। यहां 99% लोग सामने कुछ है पीछे कुछ है, वैसा चल रहा है। ठीक है, जब कोई अभियुक्त अपने अपराध को दबाने के लिए झूठी कहानी बनाता है तो वह क्या कहलाता है, भ्रम कथा, अपराध आवरण, झूठा बहाना, मनगढ़ंत कथा। अब यहां आप कंफ्यूज हो जाओगे, पक्का आप सब कुछ समझ रहे हो, फिर भी इसके सही उत्तर पे पहुंचना के चांस बहुत कम है, मुझे पक्का पता है। बहुत कम बच्चे इसको सही उत्तर पे पहुंच पाएंगे। देखो, जबकि बहुत आसान प्रश्न है, सब कुछ समझ भी आ रहा है, तो इस क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन आसान है, ऑप्शन से ने घुमा दिया अब आपको। अब ये बहुत कम चांस है कि आप इसको सही करो, जबकि आपने ऐसे भी प्रश्न पीछे सही करे हैं जो बहुत मुश्किल थे, ऑप्शन देखा आसान है लगा दिया। तो क्वेश्चन को कभी भी सवाल मुश्किल नहीं बनाता, ऑप्शन मुश्किल बनाता है। अब यहां भ्रम कथा भी सही लग रहा है, अपराध पे आवरण चढ़ा दिया उसने, ये भी सही लग रहा है, झूठा बहाना बना दिया ये भी सही है, मनगढ़ंत कहानी सुनाई है ये भी सही है। तो सारे ऑप्शन नजदीक नजदीक के अगर दे देगा तो ऐसे ही फंसोगे। अब यहां उत्तर क्या है, अगर इसको कोर्ट की या पुलिस की भाषा में बोलेंगे तो भ्रम की कोई कथा सुना दी, ये तो नहीं, भ्रम में नहीं डाला उसने, झूठी है उसकी कहानी, तो हम बोलेंगे भैया तू मनगढ़ंत बातें बनाना बंद कर। पुलिस भी यही बोलती है, मनगढ़ंत कथाएं सुनाना बंद करो। ठीक है, तो ये झूठा ना, ये बहाना है, क्योंकि आप पुलिस के सामने दे रहे हो, अपराध में दे रहे हो, तो ये बहाना नहीं है। बहाना तो ये है कि हम आपस में बोलचाल में कर दें, तो ये बहाना नहीं हो गया। और अपराध को ढकने की बात है नहीं, हो सकता है, हो सकता है कि कोई विटनेस लाए और किसी पर खामखाई आरोप मंड दिया उसने, तो अपराध का आवरण थोड़ी किया और अपराध को उजागर कर दिया फालतू में। तो आवरण मतलब ढक देना, उसको ढका नहीं। वो विपक्ष में आया और बोला नहीं जी इसी ने मारा, तो अपराध आवरण कहां हुआ, बात झूठी बोल रहा, कहानी भी सुनाई झूठी सुनाई, तो अपराध का आवरण नहीं हुआ, अपराध को और खोल के बता दिया फालतू में और पुलिस को उलझा दिया। कई बार पुलिस इससे ही अंदाजा लगाती है केस किस ओर जा रहा है ना। तो इसलिए मनगढ़ंत कथा इसके लिए सबसे बेटर है। तो बाकी क्यों काटे, अब आपको समझ में आ गया ना। तो इसलिए आपको ऐसा ऑप्शन चुनना है कि जिसको सोच के आप काट सको। हाँ, मनगढ़ंत को तो कह सकते हैं यार, मनगढ़ंती है तो। चलो, सुरक्षा कर्मियों के लिए तय की गई कार्य प्रणाली क्या कहलाती है। जो सुरक्षा कर्मी के लिए तय होती है उस काम की प्रणाली को, प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आदर्श कहते हैं, प्रक्रिया कहते हैं, अनुसंधान कहते हैं, नीति कहते हैं। अनुसंधान होती है बच्चों, ये अंग्रेजी में भी पूछा जाता है, रिसर्च।
इसको अंग्रेजी में रिसर्च बोलते हैं। तो रिसर्च है क्या? सुरक्षा कर्मियों के लिए तय की गई कार्य प्रणाली। कोई रिसर्च थोड़ी है। अब आप अनुसंधान नहीं समझोगे लेकिन रिसर्च समझ जाओगे। ठीक है, तो रिसर्च, अरे सी भी लगा रहे हो यार, कैसे लोग हो तुम। पॉलिसी, ये नीति, नीति क्या, पॉलिसी क्या बनाई। तो पॉलिसी समझना आसान है। पॉलिसी कहते हैं कि भाई देखो, कोई नियम है जिस पे चलना है, वो पॉलिसी है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। आदर्श, आदर्श तो नहीं है। आदर्श मतलब आपके आइडियल। तो आइडियल जैसी तो कोई बात नहीं है यहां, रिसर्च जैसी कोई बात नहीं है। अब ये दो ऑप्शन बच गए, या तो प्रक्रिया है या नीति है। प्रक्रिया क्या कहते हैं? एक प्रोसेस, सिस्टम, प्रोसीजर या प्रोसेस या दो शॉर्ट में। तो ये दो चीजें हैं। अब इनमें कौन सा लगाओगे आप? अब देखो, सुरक्षा कर्मियों के लिए अगर सबको एक ही नियम का पालन करना है कि सबको खाकी वर्दी पहननी है, तो वो नीति है, पॉलिसी है, बन के आई है। लेकिन अगर आपने यहां सुरक्षा कर्मियों की जो हालत है उस हिसाब से कुछ अलग नियम बना रखे हैं, दूसरी जगह सुरक्षा कर्मी के नियम कुछ अलग होंगे, तो ये कार्य प्रणाली में आएगा, तो ये प्रोसेस में आएगा कि भैया यहां का प्रोसेस अलग है। नीति सेम है, पॉलिसी सबकी सेम है। पॉलिसी एक लॉन्ग टर्म में है कि पॉलिसी पूरे फोर्स पे एक जैसी लगेगी, लेकिन कार्य प्रणाली लद्दाख में कुछ और होगी। वहां के मिलिटेंट, वहां के आतंकवादी, वहां का जो भी है उसको देख करके बनाई जाएगी। यहां पर यूपी में शांति प्रिय है तो यहां तरीके से बनाई जाएगी। यहां गुंडा मवाली ज्यादा है, ये फालतू के लोकल के, इन्हें देखा जाएगा। वो आतंकवादी जैसी जगह है तो वहां थोड़ी सी टाइट रखनी पड़ेगी। तो कार्य प्रणाली सबके लिए अलग अलग हो गई। नीति क्या है कि सबसे सख्ती से पेश आओ, अपराधी से सख्ती से पेश आओ, यह नीति है। ठीक है सर, हमारा किताब नहीं आया, हमारी लाइब्रेरी कोई भी बच्चा का नहीं आया है। अच्छा, आपका जो 10 तारीख वाली किताब थी वो नहीं आई है क्या अभी तक? अगर नहीं आई है तो मैं, आप जो ना, एक काम करना, अब आपको नंबर तो क्या दूं, ये है हमारी ईमेल आईडी 45GH। इसको भी छोड़ो, आप इस पे आओ, रोजगार विद अंकित। ये तो पता ही है, आसान है आपके लिए, ये कंटिन्यू देखी जाती है बच्चों। @gmail.com से टीम देखेगी, रिप्लाई भी आपको मिलेगा। आप वहां पर अपनी डिटेल भेज देना, ऑर्डर आईडी वगैरह ये वो, तो वहां पर वो चेक करवा लेंगे, मोबाइल नंबर के साथ भेज देना डिटेल। ठीक है, हो जाएगी। तो फैसला शब्द का सही अर्थ क्या है? फैसले को कोर्ट की भाषा में पता क्या बोला जाता है अंग्रेजी में? ये पूछा जा सकता है आपसे आगे। वर्डिक्ट, वर्डिक्ट की हिंदी बताओ। वर्डिक्ट मतलब अदालत का फैसला। ये वर्डिक्ट क्या सुनाया जज साहब ने? वर्डिक्ट समझ में आता है आपको? वर्डिक्ट। तो ये फैसला शब्द का सही अर्थ बताओ। नियमों का संग्रह। अरे भैया, फैसला तो निर्णय होता है यार। अपराध करने वाला व्यक्ति, बकवास। देश का मौलिक कानून, ये तो संविधान है। तो हमें तो फैसले की बात करनी है भाई। 13% इसको कह रहे हैं, 14% इसको कह रहे हैं। फैसला नियमों का संग्रह है, कैसे कह रहे हो आप? एक ही ऑप्शन है, निश्चय। आपके उस निश्चय की जगह, भैया निश्चय और निर्णय एक ही बात होती है। निर्णय दे दिया जज साहब ने, जज साहब ने कोई निश्चय किया है, निश्चय जो किया है वही तो निर्णय में आएगा। वही तो, भाई निश्चय कर लिया कि हाँ मैं इस आदमी को फांसी पर चढ़ाऊंगा, वही निर्णय आएगा, वही फैसला आएगा, क्योंकि इसने गलत किया है। ठीक है, दीपक सर का क्लास नहीं होगा, शायद नहीं होगा। हाँ, आज नहीं है, आज नहीं है दीपक सर की क्लास, आज नहीं है, मंडे ही होगी। अब मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, और आज नहीं है तो कल भी कोई क्लास नहीं होगी। कल भी कोई क्लास नहीं होगी, मंडे टू फ्राइडे ही ये सीरीज चलेगी, जिसका नाम है, क्या सीरीज का नाम बताओ, याद है आपको? बताओ भाई बच्चों। सिलेक्शन सीरीज यार, सिलेक्शन के लिए चलाई जा रही है, क्योंकि सिलेक्शन का दावा हमें अभी से ठोकना पड़ेगा। कुछ लोग अक्टूबर से आपके पीछे पड़ेंगे कि हाँ मैं सेलेक्ट कराऊंगा, तब कोई नहीं करवा पाएगा, क्योंकि तब सब पढ़ रहे हैं। तब तो हर आदमी मेहनत करता है, फॉर्म आ गए 2 महीने एग्जाम में,
आज से जो मेहनत कर रहा है सिलेक्शन तो वो लेगा। सिलेक्शन सीरीज, वाह। तो इसको याद करोगे आप कि सिलेक्शन सीरीज थी सर, बिल्कुल उड़ा दिया पेपर, उड़ा दिया, धुएं उठा दिए पेपर में। कबूलनामा शब्द का उपयुक्त हिंदी अर्थ क्या है? कबूलनामा आप समझते तो हो ही, हाँ कबूल है, कबूल है, निकाह कबूल है, वही वाला कबूलनामा है। एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट करना। पुलिस द्वारा की गई प्रतिक्रिया बकवास, भागा हुआ आरोपी बकवास, गैर कानूनी गतिविधि नहीं, स्वीकारोक्ति, स्वीकार की गई उक्ति, उक्ति मतलब कही गई कोई बात, स्वीकार की गई बात, वही तो कबूलनामा है। निकाह कबूल है, यस कबूल है, वो वाला स्वीकारोक्ति। कबूल, अब आपके सर उस पर क्यों जा रहे हो, ऐसे क्यों बता रहे हो भाई? कबूल उर्दू का शब्द है तो वहीं से आएगा, कुछ एग्जाम्पल है ना, इसे वहां सुनते हैं इसलिए आपको भी याद रहेगा। चलो, पुलिस प्रशिक्षण शब्द का हिंदी में अर्थ क्या है? पुलिस प्रशिक्षण शब्द का हिंदी में अर्थ क्या है? बता दो यार, ये तो बहुत आसान है। पुलिस प्रशिक्षण, आप कहोगे सर ये हिंदी तो है, भैया इसको खोल के पूछ रहा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मान लो आप इसको, बाकी ये हिंदी तो है, इसका हिंदी में अर्थ पूछ रहा है, इसे खुलवा के अर्थ बता दो क्या है इसको। स्थानीय पुलिस का कार्यालय तो नहीं, प्रशिक्षण कहते हैं ट्रेनिंग के लिए, पुलिस की ट्रेनिंग। विशेष कार्य के लिए पुलिस की टीम बनाई है क्या? पुलिस प्रशिक्षण, कुछ तो लगाएंगे इसको भाई साहब, बहुत लगाएंगे। पुलिस को सिखाना और सही का साथ, भैया पुलिस प्रशिक्षण, पुलिस की सिखलाई को कहते हैं। अरे ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है बताओ आप? प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, आपको नहीं पता क्या प्रशिक्षण ट्रेनिंग को कहते हैं? नहीं पता क्या? ये ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग क्या होती है? पुलिस की सिखलाई, पुलिस की सिखलाई, पुलिस को सिखा रहे हैं, पुलिस की सिखलाई है ट्रेनिंग। लो कर दिया ना गलत, लास्ट में आते आते मुझे पता है इसको 46% लोग लगा गए आप में से। अब बदलते रहो उत्तर। पुलिस को हम सिखा रहे हैं, पुलिस की अगर ट्रेनिंग करा रहे हो तो, ट्रेनिंग तो किसी की भी हो सिखाने के लिए होती है। तो भाई कितना स्कोर रहा जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कितना स्कोर रहा। तो आज का टेस्ट कैसा लगा, 20 में से कितने नंबर आए, क्लास कैसी लगी? 2 शब्द 2 लाइन इसके लिए भी लिख देना, हमें भी अच्छा लगता है जब भी कमेंट पढ़ो तो बहुत अच्छा मजा आता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच बच्चों, नमस्ते।